Good morning, everyone. So, in the last class, we have discussed about arenas of Cold War or areas of Cold War becoming hot war. कुछ पार्ट्स को हमने देखा है जहाँ पे कोल्ड वॉर का जो टेंशन है वो हॉट वॉर में तब्दील हो सकता था, ठीक है, लेकिन नहीं हुआ है अल्टीमेटली। तो आज के क्लास में क्या देखेंगे हम लोग? आज के क्लास में हम लोग देखेंगे कि डिसआर्मामेंट एंड आर्म्स कंट्रोल क्या है। उसके बाद चैलेंज टू बाइपोलरिटी जो है वो देखेंगे। उसके बाद नाम के बारे में जानेंगे कि नाम के मेंबर्स कौन कौन से थे। उसके बाद जानेंगे नाम की ऑब्जेक्टिव्स क्या थे। देन जानेंगे न्यूट्रलिटी एंड आइसोलेनिज्म जो है उसका कॉन्सेप्ट क्या है। न्यू इंटरनेशनल इकोनॉमिक ऑर्डर जो है वो क्या है, इसके बारे में हम लोग आज देखेंगे, ठीक है। तो सिचुएशन क्या था कोल्ड वॉर के टाइम पे? सिचुएशन ये था कि वर्ल्ड पे पीस जो है वो नहीं था। दोनों सुपर पावर्स के पास न्यूक्लियर वेपन्स थे, दोनों सुपर पावर्स के पास आर्मामेंट्स थे। आर्मामेंट्स मतलब युद्ध करने के लिए जो हथियार होता है ना, वो बॉम्ब्स, देन जो भी टैंक्स, मिसाइल्स, ये सभी चीज़ों को हम लोग आर्मामेंट्स बोलते हैं। तो हथियार था, तो वर्ल्ड पे पीस जो है वो नहीं था। इसी वजह से यूएस और यूएसएसआर दोनों कंट्रीज़ ने ये डिसाइड किया है कि वो लोग क्या करें, ये दोनों कंट्रीज़ क्या करेंगे। ये दोनों कंट्रीज़ अपने जो न्यूक्लियर वेपन्स है या फिर अपने जो आर्मामेंट्स है, आर्मामेंट न्यूक्लियर वेपन्स तो पता ही है, न्यूक्लियर वेपन्स मतलब मिसाइल्स जो होते हैं इनको बोला जाता है न्यूक्लियर वेपन्स। उसके बाद आर्मामेंट्स जो है, आर्मामेंट्स का मतलब क्या है? आर्मामेंट्स का मतलब है बॉम्ब्स, देन जो न्यूक्लियर नहीं है, मिसाइल्स नहीं है, ठीक है। उसके सिवा जितने भी हथियार लगता है एक वॉर के टाइम पे, उन सभी चीज़ों को आर्मामेंट्स बोला जाता है, ठीक है। तो यूएस और यूएसएसआर ने ये डिसाइड किया था कि न्यूक्लियर वेपन्स एंड आर्मामेंट्स को दोनों कंट्रीज़ जो है वो थोड़ा क्या करेंगे, कंट्रोल करेंगे, इसको थोड़ा एलिमिनेट करेंगे। एलिमिनेट करना मतलब यूज़ करना जो है वो थोड़ा कम करेंगे, ठीक है। तो वो मतलब बनाएंगे भी कम, ठीक है। न्यूक्लियर वेपन कंट्रीज़ कौन कौन से कंट्रीज़ को बोला जाता है? न्यूक्लियर वेपन कंट्रीज़ उन कंट्रीज़ को बोला जाता है जो कंट्रीज़ न्यूक्लियर वेपन्स मैन्युफैक्चर भी कर रहे हैं, न्यूक्लियर वेपन्स शेयर भी कर रहे हैं और न्यूक्लियर वेपन्स यूज़ भी कर रहे हैं, ठीक है। तो यूएसए और यूएसएसआर जो है, यूएस और यूएसएसआर जो है, दोनों कंट्रीज़ ऐसे कंट्रीज़ थे जिनके जो कंट्रीज़ न्यूक्लियर वेपन्स को प्रोड्यूस भी कर रहे हैं, मतलब न्यूक्लियर वेपन्स को बना भी रहे हैं। उसके बाद न्यूक्लियर वेपन्स को शेयर भी कर रहे हैं, दूसरे कंट्रीज़ के साथ शेयर भी कर रहे हैं। उसके बाद न्यूक्लियर वेपन्स को यूज़ भी करना जानते हैं, ठीक है। तो दोनों कंट्रीज़ ने डिसाइड किया है, देखो क्या डिसाइड किया है, डिसआर्मामेंट एंड आर्म्स कंट्रोल। द यूएस एंड द यूएसएसआर डिसाइडेड टू वर्क टुगेदर। दोनों कंट्रीज़ ने ये डिसाइड किया है कि दोनों कंट्रीज़ एक साथ मिलके इन एलिमिनेटिंग सर्टिन काइंड्स ऑफ न्यूक्लियर एंड आर्मामेंट्स। इन दोनों कंट्रीज़ ने डिसाइड किया है कि हमारे पास तो बहुत सारे न्यूक्लियर वेपन्स है, बहुत सारे आर्मामेंट्स है, तो इन आर्मामेंट्स और न्यूक्लियर वेपन्स का जो यूज़ है उसको हम लोग क्या करेंगे, एलिमिनेट करेंगे। एलिमिनेट करना मतलब यूज़ करना छोड़ देंगे, ठीक है। इसके लिए दोनों कंट्रीज़ ने मिलके एक दूसरे के साथ 3 एग्रीमेंट साइन किया है। 3 एग्रीमेंट्स मतलब 3 चुक्ति जो है वो साइन किया है। फर्स्ट वन इज एलटीबीटी, लिमिटेड टेस्ट बैन ट्रीटी। ये एलटीबीटी का पूरा मतलब क्या है, जब हम लोग चैप्टर पे घुसेंगे नेक्स्ट वीक से तब जानेंगे कि एलटीबीटी का मतलब क्या है। तो एलटीबीटी जो है वो सिर्फ तुम लोग जान लो कि एलटीबीटी जो है वो एक एग्रीमेंट है न्यूक्लियर वेपन को लेके या फिर आर्मामेंट्स को लेके एक एग्रीमेंट है, जहाँ पे दोनों कंट्रीज़ ने, ये दोनों कंट्रीज़ मतलब यूएसए एंड यूएसएसआर दोनों कंट्रीज़ ने मिलके इसको साइन किया है। यूएसएसआर दोनों कंट्रीज़ ने मिलके इसको साइन किया है और बोला है कि हम लोग न्यूक्लियर वेपन्स का जो यूज़ है वो थोड़ा कम करेंगे। इसके लिए उन्होंने एलटीबीटी साइन किया है, ठीक है। पहला कब साइन किया था? 5 अगस्त 1963 के। उसके बाद एनपीटी, न्यूक्लियर नॉन प्रोलिफरेशन ट्रीटी। अभी न्यूक्लियर नॉन प्रोलिफरेशन क्या है? मैंने तुम लोग को एक थोड़ी देर पहले बोला था कि न्यूक्लियर वेपन्स जो स्टेट्स है वो लोग क्या करते थे, न्यूक्लियर वेपन्स दूसरे कंट्रीज़ के साथ शेयर भी कर सकते थे, ठीक है। तो प्रोलिफरेशन करना मतलब शेयर करना, ठीक है। नॉन प्रोलिफरेशन मतलब शेयर ना करना। तो न्यूक्लियर जो है वो किसी दूसरे कंट्रीज़ के साथ शेयर नहीं करेंगे, न्यूक्लियर वेपन्स किसी दूसरे कंट्रीज़ के साथ शेयर नहीं करेंगे। ऐसा ट्रीटी जो है या फिर ऐसा चुक्ति जो है वो दोनों कंट्रीज़ ने साइन किया था। जैसे फॉर एग्जांपल यूएसए है, यूएसएसआर है, तो यूएसए को आज मन हुआ कि चलो पाकिस्तान के साथ मैं अपना न्यूक्लियर वेपन जो है वो शेयर करता हूँ, तो वो
इस एग्रीमेंट के माध्यम से वो ये चीज़ नहीं कर सकते हैं, ठीक है। तो ये न्यूक्लियर नॉन प्रोलिफरेशन ट्रीटी जो है ये साइन किया था 1 जुलाई 1968 को। एंड लास्ट वन इज एंटी बैलिस्टिक मिसाइल ट्रीटी। तो एंटी बैलिस्टिक मिसाइल ट्रीटी किया है, ये जब हम लोग चैप्टर पे जाएंगे तब जानेंगे। और एक एग्रीमेंट है जो दोनों कंट्रीज ने साइन नहीं किया लेकिन बहुत सारे कंट्रीज ने साइन किया है, जिसका नाम है CTBT, कॉम्प्रिहेंसिव टेस्ट बैन ट्रीटी, ठीक है। न्यूक्लियर वेपन का जो टेस्ट होता है ना, जैसे हमारे इंडिया ने पोखरान पे टेस्ट किया था न्यूक्लियर वेपन। पोखरान कहाँ पे है? राजस्थान पे है। तो वहाँ पे इंडिया ने अपना न्यूक्लियर वेपन टेस्ट किया था 1972 में शायद, हाँ 72 में। उसके बाद फिर से टेस्ट किया है 1998 पे। तो ये सभी चीज़ों के ऊपर बैन लगा देना, न्यूक्लियर वेपन तुम टेस्ट नहीं कर सकते, और या फिर ऐसी जगह पे तुम्हें टेस्ट करना होगा जहाँ पे कोई इंसान ना रहता हो, हाँ। तो एंटी बैलिस्टिक ट्रीटी, मिसाइल ट्रीटी जो है वो साइन किया था। और उसके साथ और एक ट्रीटी है CTBT, जिसका नाम है कॉम्प्रिहेंसिव टेस्ट बैन ट्रीटी। और एक है START 1, START 2। तो ये सभी चीज़ें जो है, ये सभी चीज़ें जब हम लोग बुक पे जाएंगे तब हमें बुक पे मिलेगा, तब वहाँ से कर लेंगे। लेकिन मेन थ्री एग्रीमेंट्स जो है, जो दोनों कंट्रीज ने मिलकर साइन किया था अपने न्यूक्लियर वेपन्स को एलिमिनेट करने के लिए, या फिर न्यूक्लियर वेपन्स का जो यूज़ है उसको ख़त्म करने के लिए, वो था LTBT, लिमिटेड टेस्ट बैन ट्रीटी, NPT, न्यूक्लियर नॉन प्रोलिफरेशन ट्रीटी। प्रोलिफरेशन का मतलब है नॉन शेयरिंग, तुम न्यूक्लियर वेपन्स जो है वो किसी दूसरे कंट्रीज के साथ शेयर नहीं कर सकते। एंटी बैलिस्टिक मिसाइल ट्रीटी, ये तीनों जो ट्रीटीज़ है इन दोनों कंट्रीज ने साइन किया था। उसके बाद क्या है देखो, चैलेंज टू बाइपोलरिटी। अभी वर्ल्ड का सिचुएशन क्या था? पूरा वर्ल्ड का सिचुएशन ये था कि वर्ल्ड में एक था USA, ठीक है, USA, और एक था सोवियत यूनियन, या फिर हम लोग बोल सकते हैं कि USSR, ठीक है, USSR एक था। तो दोनों, एक ये सुपर पावर है, ये भी सुपर पावर है। तो पूरा जो वर्ल्ड है, पूरा वर्ल्ड हो गया था बाइपोलर वर्ल्ड। बाइपोलर मतलब, बाई का मतलब क्या है? बाई मतलब दो, ठीक है, बाई मतलब दो, और पोलर मतलब ग्रुप्स, ठीक है। तो बाइपोलर वर्ल्ड जो है इसको चैलेंज किया गया है। किसने चैलेंज किया है? मैंने लास्ट क्लास पे नहीं, पहले क्लास पे, इस चैप्टर को हम लोग जब डिस्कस करना स्टार्ट किया था तब पहले क्लास पे मैंने बोला था कि मिडिल में और एक है जिसको हम लोग बोलते हैं नाम। तो ये तो वो यूएस का एक ग्रुप था, यूएस का ग्रुप था, मतलब क्या, नेटो का फुल था एक ग्रुप, यूएसएसआर का अपना ग्रुप था, वार्सो पैक्ट का। इन दोनों जो वो है, उसका नाम क्या है, अलायंसेस है, इन दोनों अलायंसेस को, नेटो को, वार्सो पैक्ट को चैलेंज करने के लिए एक नया ऑर्गेनाइजेशन आ गया था जिसका नाम था नॉन अलाइन मूवमेंट, जिसको हम लोग शॉर्ट फॉर्म में बोलते हैं नाम, ठीक है, नाम, नॉन अलाइन मूवमेंट आ गया था। तो देखो क्या है यहाँ पे, द बाइपोलरिटी वाज चैलेंज्ड बाय द उसका नाम क्या है, नॉन अलाइन मूवमेंट, यस। द बाइपोलरिटी को चैलेंज किया है किसने? नॉन अलाइन मूवमेंट ने, which provided the newly decolonized countries of Asia, Africa and Latin America a third option not to join the either alliances। मतलब क्या है, नाम ने क्या किया था? नाम का जब जन्म हुआ था, ठीक है, नाम जो ऑर्गेनाइजेशन है, ये नाम का ऑर्गेनाइजेशन का जब जन्म हुआ था तभी से नाम ने क्या किया था, न्यू जो इंडिपेंडेंट कंट्रीज है, कहाँ के न्यू जो इंडिपेंडेंट कंट्रीज है, एशिया के न्यू इंडिपेंडेंट कंट्रीज जो है, अफ्रीका के, देन लेटिन अमेरिका के जो न्यू इंडिपेंडेंट, जो नए आज़ाद हुआ है कंट्रीज जो है, उन कंट्रीज को एक थर्ड ऑप्शन दिया था। उन लोगों के पास फर्स्ट ऑप्शन क्या था? यूएसए को ज्वाइन करना, सेकंड ऑप्शन था यूएसएसआर को ज्वाइन करना। नाम ने एक थर्ड ऑप्शन दिया है, नाम ने बोला कि तुम लोग थर्ड ऑप्शन पे जाओ। थर्ड ऑप्शन मतलब क्या है? तुम दोनों में से किसी को ज्वाइन मत करो, नाइदर यूएसए नॉर यूएसएसआर। देखो, सपोर्ट करना एक चीज़ होता है या फिर ज्वाइन करना एक चीज़ होता है। जैसे इंडिया बोलो, बाकी सभी कंट्रीज ने सपोर्ट कर सकते थे, ठीक है, तुम यूएसए को सपोर्ट कर सकते हो। ये सपोर्ट करना मतलब क्या है? यूएसए को मान सकते हो कि यूएसए और यूएसएसआर में से यूएसए शायद बेटर है, या फिर यूएसएसआर जो है वो शायद बेटर है, लेकिन उसको ज्वाइन कर जाना मतलब क्या है? उनके पॉलिटिक्स में जाके तुम घुस गए। तो नाम ने क्या किया था? नाम ने ये जो कंट्रीज है, जो नए इंडिपेंडेंट कंट्रीज थे, एशिया के, अफ्रीका के एंड लेटिन अमेरिका के, उन कंट्रीज को नाम ने एक थर्ड ऑप्शन दिया था। बोला था कि तुम
कोई भी अलायंस को तुम ज्वाइन नहीं कर सकते, ठीक है। थर्ड ऑप्शन दिया था उनको, बोला नहीं था कि ज्वाइन कर ही नहीं सकते, ये उन लोगों को एक ऑप्शन दिया था कि नाम बोल के भी एक चीज़ है जहाँ पे आके तुम लोग ज्वाइन कर सकते हो। नाम का मतलब ये है कि हम लोग नाइदर यूएसए नॉर यूएसए सर, हम लोग किसी को भी फॉलो नहीं करेंगे, ठीक है। 5 फाउंडर मेंबर्स ऑफ नाम वेयर, नाम जो बना था वो 5 मेंबर्स से बना था पहले। तो 5 मेंबर्स कौन से कंट्रीज से थे? एक था यूगोस्लाविया, इंडिया, देन इजिप्ट, देन घाना, देन इंडोनेशिया, 5 कंट्रीज थे। तो 5 कंट्रीज के कौन कौन से लीडर्स ने मिलकर नाम को बनाया था? तो 5 मेंबर्स का नाम तुम्हें लिखना है। तो फर्स्ट है यूगोस्लावियाज जोसेफ ब्रॉस टिटो, ठीक है। यूगोस्लाविया के जो प्रेसिडेंट थे जोसेफ ब्रॉस टिटो, उन्होंने वो नाम के मेंबर थे। इंडिया से था जवाहरलाल नेहरू, इजिप्ट से था, इजिप्ट का जो लीडर है वो था गामेल अब्देल नासिर, इंडोनेशिया से था शुक्रानो, एंड घाना से था क्वामे नुक्रुमा, ठीक है, क्वामे नुक्रुमा। यहाँ पे एन के है ना, तो यहाँ पे यू जो है वो साइलेंट है, NUKRUMAH, ठीक है। तो क्वामे नुक्रुमा जो है ये 5 फाउंडिंग मेंबर्स थे नाम के। 5 फाउंडिंग मेंबर्स मतलब क्या है? इन 5 कंट्रीज ने मिलके या फिर इन 5 कंट्रीज के लीडर्स ने मिलके नाम को बनाया था, ठीक है। फर्स्ट वन तुम लोग इंडिया के जवाहरलाल नेहरू को रख सकते हो, जवाहरलाल नेहरू सबसे इंपॉर्टेंट थे, मेंबर थे। तो फर्स्ट वन जवाहरलाल नेहरू को रख देना। इंडिया के जवाहरलाल नेहरू थे, देन यूगोस्लाविया के जोसेफ ब्रॉस टिटो थे, देन इजिप्ट के गामेल अब्देल नासिर जो है वो थे, इंडोनेशिया से शुक्रानो थे, एंड घाना से क्वामे नुक्रुमा जो है वो थे। The first non-aligned summit was held in Belgrade in 1961. Non-aligned movement का फर्स्ट मीटिंग, समिट मतलब क्या है? फर्स्ट मीटिंग जो ईयरली होता है, फर्स्ट मीटिंग जो है वो हुआ था, कब हुआ था, कहाँ पे हुआ था? बेलग्रेड पे हुआ था। बेलग्रेड पे कब हुआ था? बेलग्रेड पे हुआ था 1961 पे हुआ था। नाम के ऑब्जेक्टिव्स क्या थे? अभी नाम को क्यों बनाया गया था, ठीक है। फर्स्ट वन इज कोऑपरेशन अमंग दीज 5 कंट्रीज। नाम का फर्स्ट ऑब्जेक्टिव यह था कि ये जो 5 कंट्रीज है, यूगोस्लाविया, इंडिया, इजिप्ट, देन इंडोनेशिया, घाना, इन 5 कंट्रीज में क्या रहेंगे? कोऑपरेशन रहेंगे। वो 5 कंट्रीज जो है एक दूसरे के साथ मिलजुल के रहेंगे। ग्रोइंग कोल्ड वॉर टेंशन एंड इट्स वाइडनिंग एरेनाज, मतलब क्या है? कोल्ड वॉर का जो टेंशन जो पूरे वर्ल्ड में बढ़ रहा है उसको थोड़ा कंट्रोल में लाना। उसके बाद ये जो वाइडनिंग एरियाज जो बढ़ रहे हैं, जैसे मैंने उस दिन डिस्कस किया था कोरियन वॉर, देन क्यूबन मिसाइल क्राइसिस, देन वियतनाम वॉर, ऐसे बहुत सारे एरियाज जो है वो बढ़ रहा था। अफगानिस्तान आ गया था, देन और एक जगह था, मैं पूरा भूल गया, छोड़ो, अफगानिस्तान आ गया था, और बहुत सारे कंट्रीज, बहुत सारे जगह ऐसे आ गए थे जहाँ पे दोनों सुपर पावर्स का टक्कर होने वाला था। कोल्ड वॉर का टेंशन बहुत हो गया था उन जगहों पे, ठीक है। तो ये जो एरियाज जो है जो बढ़ रहा था उसको थोड़ा रोकना, ठीक है। थर्ड वन इज द ड्रामेटिक एंट्री ऑफ न्यूली इंडिपेंडेंट अफ्रीकन कंट्रीज इनटू द इंटरनेशनल एरेनास। अभी क्या हुआ है? न्यूली इंडिपेंडेंट अफ्रीकन कंट्रीज, अफ्रीका में बहुत सारे नए नए कंट्रीज उभर के आ रहे थे, नए नए कंट्रीज आज़ाद हुए थे, और इन कंट्रीज के पास कोई ऑप्शन नहीं था, ठीक है। वो कहाँ पे जाए? यूएसए को ज्वाइन करे, या फिर यूएसएसआर को ज्वाइन करे, या फिर नाम को ज्वाइन करे। तो नाम ने उन कंट्रीज के साथ बातचीत किया है, नाम ने उन कंट्रीज को ऑप्शन दिया है कि आओ हमें ज्वाइन करो आके, ठीक है, जो हमने यहाँ पे डिस्कस किया है। तो नाम ने उन कंट्रीज को जाके ऑप्शन दिया है। सिर्फ हम लोग यहाँ पे अफ्रीका नहीं बोल सकते, अफ्रीका नहीं है, सिर्फ लेटिन अमेरिका भी है, एशिया है। इन सभी कंट्रीज, इन सभी कॉन्टिनेंट से जो नए नए कंट्रीज जो उभर के आ रहे थे, जो नए नए कंट्रीज जो न्यूली इंडिपेंडेंट कंट्रीज है, उनको नाम ने एक थर्ड ऑप्शन दिया था। बाई 1960s देयर वर 16 न्यू अफ्रीकन मेंबर्स इन द यूएन। मतलब क्या है? यूएन ने, यूनाइटेड नेशन ने ये रिकॉग्नाइज किया है 1960 में ऑल टोटल 16 नए अफ्रीकन कंट्रीज जो है वो आ गए थे, इंडिपेंडेंट हो गए थे। तो ये 16 अफ्रीकन कंट्रीज जो है, ये अफ्रीकन कंट्रीज के पास कोई ऑप्शन नहीं था, तो नाम ने उनको एक ऑप्शन दिया है कि यस तुम लोग आओ, आके हमें ज्वाइन करो, नाम जो है नाम को आके ज्वाइन करो। तो ये था आज का, इस वीडियो में हम लोग यहाँ तक ही डिस्कस करेंगे, नेक्स्ट वीडियो पे बाकी कंटिन्यू करेंगे। तो डिसआर्मामेंट एंड आर्म्स कंट्रोल के बारे में हमने जाना कि डिसआर्मामेंट एंड आर्म्स कंट्रोल क्या है। डिसआर्मामेंट और आर्म्स कंट्रोल के माध्यम से यूएस और यूएसएसआर ने 3 एग्रीमेंट साइन किया था। 3 एग्रीमेंट्स के माध्यम से उन्होंने क्या किया था? बहुत सारे न्यूक्लियर वेपन्स जो है और उसका नाम का आर्मामेंट्स जो है उसको एलिमिनेट किया था, यूज़ करना कम किया था।
उसके बाद हमने देखा कि कौन कौन से एग्रीमेंट्स है, LTBT, NPT, देन एंटी बैलिस्टिक मिसाइल ट्रीटी, इन तीनों के बारे में हमने जाना। और जाना है CTBT के बारे में जो हुआ था 1996 पे, कॉम्प्रिहेंसिव टेस्ट बैंड ट्रीटी के बारे में जाना था। उसके बाद हमने बोला कि START 1, START, START 1 देन START 2, ये सभी चीज़ें हुआ था। चैलेंज टू बाइपोलरिटी का मतलब क्या है, पूरा वर्ल्ड सिस्टम जो था वो पहले बाइपोलर था, मतलब दो ग्रुप में डिवाइडेड था, और लेकिन अचानक से इन दोनों ग्रुप को चैलेंज करने के लिए, टक्कर देने के लिए और एक ग्रुप आया है जो है नाम ने क्या किया था, एशिया, अफ्रीका, लैटिन अमेरिका के जो नए नए इंडिपेंडेंट कंट्रीज है उन कंट्रीज को एक थर्ड ऑप्शन दिया है कि आओ आके हमें ज्वाइन करो, ठीक है। उसके बाद हमने देखा है कि नाम के जो फाउंडिंग मेंबर्स है वो कौन कौन से हैं। हमने देखा है कि नाम के टोटल 5 मेंबर्स थे। एक था इंडिया से जवाहरलाल नेहरू, देन यूगोस्लाविया से जोसेफ ब्रोज टिटो, इजिप्ट से था गामेल अब्देल नासिर, इंडोनेशिया से था शुक्रानो, एंड घाना से था क्वामे नुक्रुमा, ठीक है। तो इन सभी के बारे में हमने जाना है। उसके बाद हमने देखा है कि नाम का जो फर्स्ट मीटिंग है या फिर फर्स्ट समिट है वो हुआ था बेलग्रेड पे। कब हुआ था, 1961 पे हुआ था। नाम के जो 3 इंपॉर्टेंट ऑब्जेक्टिव्स, इसके बारे में हमने जाना है कि नाम के फर्स्ट ऑब्जेक्टिव क्या था, कोऑपरेशन अमंग दीज 5 कंट्रीज। जिन 5 कंट्रीज ने मिलकर नाम को बनाया है, इन 5 कंट्रीज में कोऑपरेशन जो है वो बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। अगर कोऑपरेशन नहीं रहता तो नाम जो है वो टूट सकता था। उसके बाद ग्रोइंग कोल्ड वॉर टेंशन एंड इट्स वाइडनिंग एरेनास, नाम का और एक ऑब्जेक्टिव था जो कोल्ड वॉर टेंशन जो पूरे वर्ल्ड में फैल रहा है उसको रोकना, या फिर कोल्ड वॉर की वजह से जो नए नए एरियाज डेवलप हो रहे हैं, जैसे कोरियन वॉर हुआ है, उसके बाद वियतनाम वॉर हुआ है, उसके बाद उसका नाम क्या है, क्यूबान मिसाइल क्राइसिस हुआ है, उसके बाद अफगानिस्तान वॉर हुआ है। तो ये सभी ये जो एरियाज जो लगातार बढ़ते जा रहे थे उन एरियाज को रोकना। उसके बाद नए नए जो इंडिपेंडेंट कंट्रीज है अफ्रीका के, उनको एक थर्ड ऑप्शन देना कि आओ आके नाम को ज्वाइन करो। उसके बाद हमने देखा है कि यूनाइटेड नेशन ने रिकॉग्नाइज किया है कि 1960 में ऑल टोटल 60 नए अफ्रीकन कंट्रीज जो है वो नए नए इंडिपेंडेंट हुए थे, ठीक है। नेक्स्ट वीडियो पे हम लोग डिस्कस करेंगे न्यूट्रलिटी एंड आइसोलेशनिज्म एंड न्यू इंटरनेशनल इकोनॉमिक ऑर्डर। So our next concept is neutrality or isolationism. द पॉलिसी ऑफ नाम का जो पॉलिसी है, क्या पॉलिसी है, स्टेइंग अवे फ्रॉम अलायंस। नाम का एक पॉलिसी है जो पॉलिसी है कि नाम कोई भी अलायंस को ज्वाइन नहीं करेगा, नाम दूर रहेगा किससे, अलायंसेस से। शुड नॉट बी कंसिडर्ड एज एन आइसोलेशनिज्म और न्यूट्रलिटी। इसको हम लोग ये नहीं बोल सकते कि नाम जो है वो आइसोलेट होना चाहता है। आइसोलेट होना मतलब क्या है, छुपना चाहता है, किसी भी एक जगह पे छुपना चाहता है, या फिर नाम जो है वो न्यूट्रल स्टैंड ले रहा है। नाम ऐसा सोच रहा है कि हम लोग नाइदर यूएसए को ज्वाइन नहीं करेंगे, यूएसएसआर को भी ज्वाइन नहीं करेंगे, हम लोग सिर्फ अपने बारे में सोचेंगे, अपने बेनिफिट्स के बारे में सोचेंगे। ऐसा कुछ भी नहीं था, ठीक है। न्यूट्रलिटी का मतलब क्या है, न्यूट्रलिटी रेफर्स टू द पॉलिसी ऑफ स्टेइंग आउट ऑफ वर्ड। न्यूट्रलिटी का मतलब है एक पॉलिसी, न्यूट्रलिटी एक पॉलिसी है जिसका मतलब है ये है कि वर्ड से दूर रहना। लेकिन नाम कंट्रीज, नॉन अलाइंड कंट्रीज इंक्लूडिंग इंडिया, वर्कड टू प्रिवेंट वर्ड्स। नॉन अलाइंड कंट्रीज ने ये ट्राई किया है कि कैसे वॉर को रोका जा सके दोनों कंट्रीज के बीच, या फिर दोनों अलायंसेस, यूएसए देन यूएसएसआर, ये जो दोनों कंट्रीज है उनके जो अलायंसेस है, जो सपोर्टर्स है, उनके बीच जो टक्कर चल रहा था साउथ कोरिया नॉर्थ कोरिया के साथ, उसके बाद वियतनाम वॉर पे देखा है हमने, अफगानिस्तान वॉर हुआ था, ये जो टक्कर चल रहा था, ये जो राइवलरी चल रहा था, ये जो राइवलरी एक अलायंस दूसरे अलायंस को नहीं देख पा रहा है, दूसरा अलायंस एक अलायंस को नहीं देख पा रहा है, ये जो वॉर है, उसके बाद दोनों कंट्रीज के बीच जो वॉर चल रहा था, इस वॉर को रोकने के लिए नाम ने ट्राई किया था, ठीक है। दोनों कंट्रीज के बीच वॉर नहीं हुआ था, मतलब उसके अलायंसेस से वॉर किया था। जैसे कोरियन वॉर पे साउथ और नॉर्थ के बीच हुआ था, तो वियतनाम पे भी साउथ और नॉर्थ के बीच हुआ था। तो अलायंसेस जो है वो लड़ रहे थे, दोनों कंट्रीज नहीं लड़ा था। दोनों कंट्रीज जो है यूएसए एंड यूएसएसआर, इन दोनों कंट्रीज ने लड़ाई नहीं किया था। तो नाम ने क्या किया था, नाम इंक्लूडिंग इंडिया और नाम दोनों ने ही क्या किया है, वॉर को हमेशा प्रिवेंट करने का ट्राई किया है। प्रिवेंट करना मतलब या वॉर को रोकने का ट्राई किया है। और जो राइवलरी जो बढ़ रहा था बहुत सारे कंट्रीज के बीच, उन कंट्रीज को समझाना है कि वॉर मत करो, वर्ल्ड पे पीस लाओ। नाम ने हमेशा सिर्फ पीस के लिए जो है, पीस जो है वो नाम का मेन ऑब्जेक्टिव था। However, these countries are actually involved in war for various reasons.
जो कंट्रीज़ है, नॉन अलाइन कंट्रीज़ जो है, नॉन अलाइन कंट्रीज़ ने अपने आप को वॉर में भी इन्वॉल्व किया। जैसे फॉर एग्जांपल कोरियन वॉर जहाँ तक तुम लोगों के बुक पे है वहाँ तक ही हमने डिस्कस किया है, लेकिन कोरियन वॉर का बहुत लंबा एक हिस्ट्री है, ठीक है, जहाँ पे लास्ट में पता चलता है कि नाम के जो मेंबर है जवाहरलाल नेहरू, उन्होंने जाके कोरियन वॉर को रोका भी था। तो हम लोग ये नहीं बोल सकते कि वो लोग न्यूट्रल थे, क्योंकि न्यूट्रलिटी का मतलब क्या है, हम लोग वॉर पे नहीं घुसेंगे, लेकिन नाम कंट्रीज जो है वो वॉर पे इन्वॉल्व हुए थे किस लिए, ताकि वॉर को रोका जा सके, ठीक है। तो ये है न्यूट्रलिटी और आइसोलेशनिज्म। तो हम लोग नहीं बोल सकते कि नाम जो है वो न्यूट्रल था या फिर आइसोलेटेड था, ये हम लोग नहीं बोल सकते हैं। न्यू इंटरनेशनल इकोनॉमिक ऑर्डर का क्वेश्चन जो है तुम लोगों का ये आता है कि राइट ए शॉर्ट नोट ऑन न्यू इंटरनेशनल इकोनॉमिक ऑर्डर या फिर NIEO, ठीक है। तो द नॉन अलाइन कंट्रीज जो है, मतलब नाम के बारे में बात किया जा रहा है, द नॉन अलाइन कंट्रीज आर मोर देन मीडिएटर्स ड्यूरिंग कोल्ड वॉर। मीडिएटर्स मतलब क्या है, मिडिल मैन। नॉन अलाइन कंट्रीज जो है वो जैसे यूएसए है, यूएसएसआर है, ठीक है, यूएसएसआर है, तो ये दोनों सुपर पावर्स के बीच जो है, जो मिडिल मैन का जो काम है वो किया था किसने, नाम कंट्रीज ने। मिडिल मैन का मतलब दोनों को समझाना कि वॉर मत करो, झगड़ा मत करो, ये चीज़ जो काम है, ये जो काम है वो किया था नाम ने। द मेजोरिटी ऑफ नाम मेंबर्स आर कैरेक्टराइज्ड एज लीस्ट डेवलप्ड कंट्रीज। लेकिन नाम के जितने भी मेंबर्स थे, घाना बोल लो, इंडोनेशिया बोल लो, देन यूगोस्लाविया बोल दो, देन इंडिया बोल दो, ये सभी कंट्रीज जो है वो बहुत ही कम डेवलप कंट्रीज थे, क्योंकि वो नए नए इंडिपेंडेंट कंट्रीज थे। नए नए इंडिपेंडेंट होने के बाद तुम इकोनॉमिकली तुम लोग इतना क्या नहीं हो सकते, डेवलप नहीं हो सकते, तुम्हारा देश का जो अर्थनीति है वो इतना ज़्यादा डेवलप नहीं हो सकता। तो नाम को बोला जाता था कि नाम जो है, नाम के जितने भी कंट्रीज है, सभी कंट्रीज को ये बोला जाता था दीज कंट्रीज आर लीस्ट डेवलप्ड कंट्रीज और LDCs, ठीक है, शॉर्ट फॉर्म में बोला जाता है LDCs, लीस्ट डेवलप्ड कंट्रीज, मतलब बहुत ही कम डेवलप्ड कंट्रीज। इट वाज मोर टू बी डेवलप्ड, नाम कंट्रीज को और ज़्यादा डेवलप्ड होना था इकोनॉमिकली। कैसे, इकोनॉमिकली पैसों के मामले में और ज़्यादा डेवलप होना था, टू लिफ्ट देयर पीपल फॉर आउट ऑफ पॉवर्टी। अभी क्यों डेवलप होना, इकोनॉमिकली पैसों के मामले में नाम को क्यों डेवलप होना है, बिकॉज नाम के जो कंट्रीज है उन कंट्रीज में पॉवर्टी बहुत ज़्यादा था, तो पॉवर्टी से लोगों को निकालने के लिए, ठीक है, नाम कंट्रीज को इकोनॉमिकली डेवलप्ड होना था। Economic development is also vital for the independence of the new countries. After independence, economic development is very much important. Without economic development, a country cannot progress. ठीक है, इकोनॉमिक डेवलपमेंट के सिवा एक कंट्री जो है वो आफ्टर इंडिपेंडेंस, आज़ादी के बाद वो प्रोग्रेस आगे नहीं बढ़ सकता, ठीक है। विदाउट इकोनॉमिक डेवलपमेंट ए कंट्री वुड नॉट बी ट्रूली फ्री। मतलब क्या है, विदाउट इकोनॉमिक डेवलपमेंट के बिना एक कंट्री जो है वो ट्रूली फ्री नहीं हो सकता, आज़ाद नहीं हो सकता, क्योंकि तुम्हारे पास पैसा नहीं है, देन हाउ यू विल यूटिलाइज योर नीड्स, तुम अपने नीड्स को कैसे फुलफिल करोगे। पैसा जो है वो एक ऐसा चीज़ है जो तुम्हारे नीड्स को फुलफिल करता है, ठीक है। तो इसी चीज़ के लिए नाम का मेन ऑब्जेक्टिव जो है, उद्देश्य जो है वो ये था कि उस नाम को क्या होना है, इकोनॉमिक जो डेवलपमेंट जो है, इकोनॉमिकली जो डेवलप्ड कंट्री है वो होना है। द आइडिया ऑफ न्यू इंटरनेशनल इकोनॉमिक ऑर्डर फेल्ड अनफॉर्चुनेटली बिकॉज ऑफ स्टीफ कॉम्पिटिशन फॉर द डेवलप्ड कंट्रीज। और इकोनॉमिकली डेवलप्ड होने के लिए ही NIEO मतलब न्यू इंटरनेशनल इकोनॉमिक ऑर्डर, ये जो संगठन है इसको बनाया गया था, लेकिन अल्टीमेटली न्यू इंटरनेशनल इकोनॉमिक ऑर्डर सिर्फ नाम को लेके डील करता है, लीस्ट डेवलप कंट्रीज को लेके डील करता है। इसीलिए बाकी जो यूरोपियन कंट्रीज थे, जो डेवलप कंट्रीज थे, जैसे USA, USSR, फ्रांस, ब्रिटेन, ये सभी कंट्रीज डेवलप कंट्रीज थे, तो इन कंट्रीज ने बहुत ज़्यादा इनको कॉम्पिटिशन दिया है। स्टीफ कॉम्पिटिशन मतलब क्या, बहुत ज़्यादा कॉम्पिटिशन दिया है, इन कंट्रीज ने बहुत ज़्यादा रोक लगा दिया था नाम कंट्रीज के ऊपर। इसी वजह से NIEO का जो कॉन्सेप्ट है वो फेल हो गया था। द यूनाइटेड नेशंस कॉन्फ्रेंस, यूनाइटेड नेशन जो 1945 पे एस्टेब्लिश हुआ था, यूनाइटेड नेशन का एक कॉन्फ्रेंस हुआ था। किसके ऊपर कॉन्फ्रेंस हुआ था, ट्रेड एंड डेवलपमेंट, ट्रेड कैसे करना है, ठीक है, मतलब एक कंट्री का दूसरे कंट्री के साथ, लीस्ट डेवलप कंट्रीज के बारे में बात किया जा रहा है, या फिर LDCs के बारे में बात किया जा रहा है, नाम कंट्रीज के बारे में बात किया जा रहा है कि नाम कंट्रीज जो है वो नाम कंट्रीज कैसे ट्रेड करेंगे और कैसे डेवलपमेंट होगा। UNCTAD शॉर्ट फॉर्म है इस कॉन्फ्रेंस का, ब्रॉट आउट ए रिपोर्ट,
इस कॉन्फ्रेंस से एक रिपोर्ट निकला था 1972 पे, एंटाइटल्ड टूवर्ड्स ए न्यू ट्रेड पॉलिसी फॉर डेवलपमेंट। इस रिपोर्ट का नाम था टूवर्ड्स ए न्यू ट्रेड पॉलिसी फॉर डेवलपमेंट। एक नया पॉलिसी बनाया गया था। इस कॉन्फ्रेंस के बाद यूनाइटेड नेशन ने एक नया पॉलिसी बनाया था, जिस पॉलिसी के माध्यम से लीस्ट डेवलप कंट्रीज जो है, एलडीसी जो है, मतलब नाम के जो कंट्रीज है जो बहुत ही कम डेवलप कंट्रीज है, उनको ज़्यादा फायदा हो सकता था। लेकिन कौन से माध्यम से? ट्रेड के माध्यम से, मतलब व्यापार करने के माध्यम से। तो क्या क्या रिफॉर्म्स किया गया था? फर्स्ट वन इज LDCs गॉट कंट्रोल ऑफ ओवर देयर ओन नेचुरल रिसोर्सेज व्हिच आर बीइंग एक्सप्लॉयटेड बाय डेवलप्ड वेस्टर्न कंट्रीज। LDCs जो है, न्यू लीस्ट डेवलप कंट्रीज, मतलब छोटे छोटे जो देश है, जिन देशों ने दोनों में से किसी भी अलायंस को ज्वाइन नहीं किया था, उन कंट्रीज के पास बहुत सारे नेचुरल रिसोर्सेज थे। तो न्यू ट्रेड पॉलिसी के माध्यम से ये बोला गया है कि LDCs के पास जो नेचुरल रिसोर्सेज है, ऑयल, मिनरल, आयरन, स्टील, नेचुरल रिसोर्सेज जो है, इन नेचुरल रिसोर्सेज के ऊपर सिर्फ LDCs का ही कंट्रोल रहेगा। जो इस इन नेचुरल रिसोर्सेज को जो डेवलप कंट्रीज है, जैसे वेस्टर्न कंट्रीज में, जैसे USA, USSR, फ्रांस, ब्रिटेन, ये कंट्रीज इन नेचुरल रिसोर्सेज को एक्सप्लॉयट नहीं कर सकता, यूज़ नहीं कर सकता। ठीक है। उसके बाद सेकंड पे है टू मेक वेस्टर्न मार्केट अवेलेबल फॉर LDCs। वेस्टर्न मार्केट है, वेस्टर्न मार्केट मतलब जो डेवलप कंट्रीज का जो मार्केट है, उन कंट्रीज के साथ LDCs जो है, मतलब छोटे छोटे कंट्रीज जो LDCs है, लीस्ट डेवलप कंट्रीज जो है, मतलब नाम के जो कंट्रीज है, वो कंट्रीज क्या कर सकते थे? ट्रेड कर सकते हैं। मतलब क्या है, ये कंट्रीज दोनों मतलब डेवलप कंट्रीज के साथ डेवलपिंग कंट्रीज, लीस्ट डेवलप कंट्रीज जो है, वो लोग ट्रेड कर सकते थे। उसके बाद टू रिड्यूस टेक्नोलॉजी फ्रॉम द वेस्टर्न कंट्रीज पे बहुत ज़्यादा टेक्नोलॉजी हो गया था, तो टेक्नोलॉजी का जो यूज़ है वो बहुत ज़्यादा हो रहा था वेस्टर्न कंट्रीज पे, तो उसको थोड़ा रिड्यूस करना था, उसका थोड़ा यूज़ जो है वो कम करना था। टू प्रोवाइड LDCs with a greater role in international economic institutions like IMF, World Bank। LDCs जो है, पहले क्या होता था, IMF मतलब इंटरनेशनल मॉनिटरी फंड, देन वर्ल्ड बैंक, जो क्या थे, इन IMF, वर्ल्ड बैंक, ये सभी एजेंसीज थे, कहाँ के? UNO के एजेंसीज थे। तो उन पे सिर्फ और सिर्फ डेवलप कंट्रीज का ही कंट्रोल रहता था। लेकिन ये जो पॉलिसी नया पॉलिसी आया है, जो यूनाइटेड नेशन ने जो नया ट्रेड पॉलिसी निकाला है, उससे LDCs को भी ये अपॉर्चुनिटी दिया गया है कि आओ तुम लोग भी आके इस पे अपना जो इसको जाके यूज़ कर सकते हो, IMF को यूज़ कर सकते हो, वर्ल्ड बैंक जो है इसको LDCs भी यूज़ कर सकता है। तो यहाँ पे क्या पता चला हमें कि न्यू इंटरनेशनल इकोनॉमिक ऑर्डर बोल के एक नया ऑर्गेनाइजेशन बनाया गया था। किसके लिए बनाया गया था? मेनली बनाया गया था लीस्ट डेवलप कंट्रीज़ के लिए, जो बहुत ही कम डेवलप कंट्रीज़ है, जो नए नए इंडिपेंडेंट कंट्रीज़ है, जो इकोनॉमिकली बहुत पुअर है, तो उन पुअर कंट्रीज़ के लिए एक नया ऑर्गेनाइजेशन बनाया गया था, न्यू इंटरनेशनल इकोनॉमिक ऑर्डर। ये ऑर्डर के माध्यम से, न्यू इंटरनेशनल इकोनॉमिक ऑर्डर के माध्यम से लीस्ट डेवलप कंट्रीज को क्या करना था? इकोनॉमिकली डेवलप्ड करना था। लेकिन ये अल्टीमेटली फेल हो गया था, बिकॉज जो डेवलप्ड कंट्रीज है, जो डेवलप कंट्रीज मतलब क्या है? जो ऑलरेडी एस्टेब्लिश्ड, बहुत अच्छे, ठीक है, जो रिच कंट्रीज है, वेस्टर्न कंट्रीज जो है, इन लोगों ने क्या, इन कंट्रीज ने क्या किया है? इन कंट्रीज ने NIEO, न्यू इंटरनेशनल इकोनॉमिक ऑर्डर को बनने से रोक दिया है। उसके बाद हमने देखा है कि यूनाइटेड नेशन पे एक कॉन्फ्रेंस हुआ था। कॉन्फ्रेंस किसके ऊपर हुआ था? ट्रेड एंड डेवलपमेंट के ऊपर हुआ था। और इस कॉन्फ्रेंस से एक रिपोर्ट निकला था 1972 पे, और उस रिपोर्ट का नाम था टूवर्ड्स ए न्यू ट्रेड पॉलिसी फॉर डेवलपमेंट। और इस रिपोर्ट पे बहुत सारे चेंजेस लाए गए थे ट्रेड पॉलिसीज में। तो फर्स्ट वन इज दैट LDCs जो है, लीस्ट डेवलप कंट्रीज जो है, उनके पास बहुत सारे नेचुरल रिसोर्सेज थे। तो जिस नेचुरल रिसोर्सेज पे पहले डेवलप कंट्रीज का कंट्रोल था, लेकिन इस ट्रेड पॉलिसी ने बोला है कि LDCs का खुद का कंट्रोल रहेगा अपना नेचुरल रिसोर्सेज पे। उसके बाद बोला है कि वेस्टर्न कंट्रीज़ के साथ LDCs जो है वो ट्रेड कर सकता है। उसके बाद बोला है कि जो टेक्नोलॉजी का यूज़ जो है, जो वेस्टर्न कंट्रीज़ पे बहुत ज़्यादा हो रहा है, उसको थोड़ा रिड्यूस करना है। उसके बाद इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन, मतलब उसका नाम क्या है, UNO के जो एजेंसीज है, जैसे IMF, वर्ल्ड बैंक, वहाँ पे पहले कंट्रोल जो है वो सिर्फ डेवलप्ड कंट्रीज़ का था। लेकिन इस पॉलिसी के माध्यम से LDCs को भी ये बोला गया है कि तुम भी IMF एंड वर्ल्ड बैंक को कंट्रोल कर सकते हो। तो विद दैट वी हैव कंप्लीटेड टुडेज लेक्चर। आज का लेक्चर खत्म हो चुका है। अच्छी तरह से देखो, कोई भी डाउट, कोई भी कुछ होने से बोलना।
उसका नाम क्या है। नेक्स्ट क्लास पे हम लोग डिस्कस करेंगे इंडिया और नाम का, जो इंडिया का कंट्रीब्यूशन क्या है, नाम में नहीं, सॉरी, इंडिया का कंट्रीब्यूशन क्या है कोल्ड वॉर पे, एंड नाम का कंट्रीब्यूशन क्या है कोल्ड वॉर पे। इसको थोड़ा हम लोग देखेंगे पॉइंट्स के हिसाब से। देन आवर चैप्टर विल बी फिनिश्ड। उसके बाद हम लोग का पूरा चैप्टर जो है वो हमने कवर अप ऑलरेडी कर लिया है। उसके बाद हम लोग डायरेक्ट बुक से स्टार्ट करेंगे इस चैप्टर को। क्यों मैं पहले तुम लोग को पूरा चैप्टर का एक समरी इतने अच्छी तरह से दे रहा हूँ ताकि तुम लोग को कोई कन्फ्यूजन ना हो, बिकॉज ये सेकेंड ईयर है और बहुत ही इंपॉर्टेंट ईयर है, कोई भी कॉम्प्रोमाइज़ नहीं होना चाहिए इस ईयर पे। तो इसलिए मैं बोल रहा हूँ कि अच्छी तरह से पढ़ाई करो। देखो कोई भी डाउट, कोई भी प्रॉब्लम होने से तुम लोग मुझे पूछ सकते हो।